हेलो दोस्तों, सन 1990s में जो जगह एकदम बंजर थी, गर्मी, धूल मिट्टी, लोगों के लिए पीने के लिए प्रॉपर पानी नहीं था, चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। तो आज के समय पर एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर जाना कितने सारे लोगों का सपना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो जगह 30-40 साल पहले एक बड़ा सा रेगिस्तान हुआ करता था, उसने इन चंद सालों में ऐसा क्या किया जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में दुबई के इस रोमांचक सफर। दोस्तों कहा जाता है कि रेत पर एक नॉर्मल बिल्डिंग बनाना भी बहुत मुश्किल होता है और इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इसी रेत पर बना दी है। पुलिस यहाँ पर लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी सुपर कार में चलती है। और दोस्तों ऐसे ही नहीं, इस शहर को अमीरों का शहर कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनके पास ऑयल है, तेल का भंडार है, जिसकी वजह से इनके पास इतने पैसे आते हैं और ये इम्पॉसिबल से दिखने वाले प्रोजेक्ट को भी पॉसिबल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाओगे कि इनकी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही इस ऑयल कंपनी से आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने आता है कि आखिर इनके पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है और ये अपने प्रोजेक्ट में इतने सारे पैसे कैसे लगा पाते हैं। दुबई में ही एक मार्च 7 स्टार होटल है, दुबई में ही दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है, दुनिया के सबसे बड़े मॉल, दुनिया की सबसे बड़ी लिस्ट, दुनिया के सबसे ऊंचे होटल और भी ना जाने क्या क्या चीजें हैं इस जगह पर। ऐसे ही नहीं दोस्तों, मैंने कहा है कि हर 3 में से 2 व्यक्ति अपने पूरे लाइफ में एक बार ही सही लेकिन दुबई जरूर जाना चाहता है। आखिर दुबई ने ये सब नामुमकिन से दिखने वाली चीज को मुमकिन कैसे किया, वो भी इतने कम समय में। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इनके इस प्रोजेक्ट में कम पैसे लगे हैं, इनके इस प्रोजेक्ट में $मिलियन ऑफ डॉलर्स लगे हैं और टाइम भी बहुत ही ज्यादा लगा है। दोस्तों इनकी स्ट्रेटेजीज काफी यूनिक रही है। ये एक ही साथ कई सारे प्रोजेक्ट पे काम करते थे और इन सभी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट भी करते थे। लेकिन बात घुमा फिरा कर वहीं पर आती है कि दुबई के पास आखिर इतना सारा पैसा कहां से आता है, ये अपने इन प्रोजेक्ट्स में $मिलियन ऑफ डॉलर्स कैसे स्पेंड कर पाते हैं और नामुमकिन से दिखने वाली चीज को मुमकिन कैसे कर पाते हैं। अगर ऑयल इनकी जीडीपी का सिर्फ 1% है तो ये 99% पैसे आए कहां से। दोस्तों अगर टाइम में थोड़ा पीछे जाए सन 1820 में, तो आज जो दुबई है वो उस पर्टिकुलर टाइम पर कुछ भी नहीं था। आज जो आप बड़ी बड़ी इमारत, शिप्स, सुपर कार देख रहे हैं वो उस टाइम पीरियड पे कुछ भी नहीं था। कुछ था भी तो वो था धूल, मिट्टी, गर्मी और रेत। आज जो दुबई है वो सन 80s-90s के दौर में मछुआरों का गाँव कहलाता था। दोस्तों दुबई की असल किस्मत चमकती है सन 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के नए रूलर बनते हैं। इन्होंने ही दुबई को बंजर रेगिस्तान से चमकता हुआ शहर बना दिया। सन 1958 में ये यूरोप गए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। ये अपने शहर वापस आकर ये डिसाइड किया कि ये दुबई को एक ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट का हब बनाएंगे। दोस्तों अभी मैंने शहर की बात की है। जब शेख राशिद बिन सईद अपने शहर वापस आते हैं तो वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं दुबई शहर को एक ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट का हब बनाऊंगा। दोस्तों बहुत लोग इस भ्रम में अभी भी हैं कि दुबई एक देश है, ये कोई अरेबियन देश है जिसका नाम दुबई है। बट मैं आपको बता दूं कि दुबई कोई देश नहीं बल्कि एक बड़ा शहर है। दुबई जिस देश में आता है उसका नाम यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये यूएई देश का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम दुबई है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मुंबई, ये ना ही कोई देश है और ना ही कोई राज्य है, ये सिर्फ एक बड़ा सा शहर है जिसे हम महानगर भी कहते हैं। वैसे ही दुबई एक बड़ा सा शहर है, ना कि कोई कंट्री है। ओवरऑल दुबई पूरी तरीके से समुद्र के किनारे स्थित है। दुबई की जो नेचुरल खाड़ी थी वहाँ पर बहुत छोटी छोटी नावें आती थी और उन नावों को आने से दुबई को कुछ खास बेनिफिट्स नहीं मिलता था। दुबई के रूलर चाहते थे कि दुनिया भर के बड़े बड़े जहाज उनके शहर आए और दुबई का मार्केट ग्रो हो सके। इस चीज को मन में लेकर इन्होंने अपनी खाड़ी को और गहरा करवाया और चौड़ा करवाया, जिससे कि बड़ी बड़ी शिप्स भी आ सके। ये चीज छोटे छोटे नावों पर ही सीमित ना रहे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इनके पास जो भी पैसा था इन्होंने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया और लोन भी लिया। इसी बीच इनको बहुत कुछ सुनना भी पड़ा
लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल रहा और इसकी वजह से दुबई में बड़े बड़े शिप्स आने लगे और दुबई का मार्केट अच्छा चलने लगा। और दोस्तों शेख राशिद यहाँ पर रुके नहीं, इन्होंने एयरपोर्ट्स बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारा पैसा लगाया। इसको लेकर इनका बहुत मजाक उड़ाया गया क्योंकि इन सब प्रोजेक्ट में पैसा बहुत लग रहा था और इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा था। अब दोस्तों दुबई के लिए एक सुनहरा टाइम आता है। सन 1966 में दुबई में ऑयल निकलता है, लेकिन ये ऑयल उतनी मात्रा में नहीं निकलता है ना कि अदर कंट्री में निकलता है। अब दोस्तों शेख राशिद को पता था कि ये तेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है और इसीलिए इनको इस ऑयल से जितना भी पैसा मिलता था वो दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देते थे। और उन्होंने उस टाइम पर एक लाइन कही थी जो आज तक फेमस है। उन्होंने कहा था, मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन एक दिन हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाला बेटा फिर से ऊंट चलाएगा। इसलिए वो दुबई को एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जो ऑयल पे डिपेंड ना हो। जब शेख राशिद दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे तो उस टाइम पीरियड पे भी बहुत कुछ हुआ। दुबई को जनवरी 1968 में ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई। ब्रिटिशर्स दुबई छोड़कर इसलिए गए क्योंकि उनको दुबई को मेंटेन करने के लिए उसकी सिक्योरिटी पर काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते थे। जहां पर बाकी देश के लोग तेल के पैसे से बड़े बड़े महल बनवा रहे थे, वहीं पर दुबई इस तेल के पैसे से पोर्ट राशिद और पोर्ट जेबल अली नाम के बड़े बड़े पोर्ट्स बनवा रहे थे, जिससे बड़े बड़े शिप्स आकर वहां रुकने लगे और दुबई के मार्केट में दोगुनी वृद्धि देखने को मिली। क्योंकि दुबई एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है जहां से बहुत सारे शिप्स का आना जाना रहता है और ये स्ट्रेटेजीज काफी सक्सेसफुल रही और इसी टाइम पीरियड से एमिरेट्स ऑफ दुबई चमकने लगा। और इसके कुछ ही टाइम बाद शेख राशिद ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जो किसी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शेख राशिद ने जो 1979 में पोर्ट जेबल अली बनवाया था उसको उन्होंने पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया। शेख राशिद का एक गेम चेंजिंग प्लान था क्योंकि पोर्ट जेबल अली ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुका था और पहले से ही इस पोर्ट्स पर बड़े बड़े शिप्स आ रहे थे जिससे दुबई को बहुत फायदा हो रहा था। लेकिन शेख राशिद का कुछ और ही प्लान था। उस पर्टिकुलर टाइम पर दुबई अपने आप को काफी बिल्ड कर रहा था, नए नए प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम हो रहा था और इन सभी इम्पॉसिबल से दिखने वाले प्रोजेक्ट को पॉसिबल करने के लिए अदर कंट्री से हाईली एजुकेटेड और बेटर एक्सपीरियंस वाले लोगों को दुबई में बुलवाया गया। दोस्तों दुबई को दुबई बनाने में अगर किसी का हाथ है तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है शेख राशिद बिन सईद को। दोस्तों अगर आप दुबई गए होंगे या दुबई के बारे में स्टडीज किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वैसे तो दुबई एक बहुत ही रिलीजन फॉलो करने वाले देशों में से एक है, लेकिन यहाँ पे जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। दुबई को ऐसे बनाया गया है कि यहाँ पर हर देश के लोग आसानी से आ जा सके और अगर वो एक बार आए तो इनका बार बार आने का मन करे। और शेख राशिद के इस थिंकिंग को उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने बहुत ही अच्छे तरह से बढ़ाया है। वैसे तो दोस्तों दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना और दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करने का पूरा श्रेय शेख राशिद बिन सईद को ही जाता है, लेकिन उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भी कई इम्पॉसिबल से दिखने वाली चीज को पॉसिबल किया है। जहां रेत पर एक ढंग की बिल्डिंग बनाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता है, वहीं पर इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बना डाली। दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल, दुनिया के सबसे बड़े झूले, हर तरह के वाटर पार्क और दुबई में रियल टाइगर के पास आप बैठ सकते हो, उनको टच कर सकते हो। हर वो चीज जो आप सपने में देखते हो, जो आप करने की सोचते हो, वो लगभग सारी चीजें आप दुबई में कर सकते हो, वो भी रियल में। और दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन उठा था कि दुबई के पास ये सारी चीज करने का आखिर पैसा कहां से आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुबई के पास ये सारी चीज करने का जो पैसा है वो टूरिज्म से आता है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल 14 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट दुबई ट्रेवल करते हैं और इन सभी इम्पॉसिबल से दिखने वाली प्रोजेक्ट को पॉसिबल करने का पैसा इसी टूरिज्म से आता है। शेख राशिद बिन सईद और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इन दोनों की सोच और देश को हर एक चीज में ओनली वन या नंबर 1 बनाने का जज्बा ही आज दुबई को एक बंजर रेगिस्तान से लाखों करोड़ों लोगों की विजिटिंग कंट्री बना दिया है। अगर आपको मौका मिले दुबई विजिट करने का तो क्या आप इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप सबसे पहले दुबई के किस अट्रैक्शन को देखना पसंद करेंगे? ये चीज भी आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी किसी नए वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच।